नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में अपना जो टॉपिक है वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। बट रियल नंबर पे आने से पहले अ, हम ये चाहते हैं कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया जाए। ओके, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो नंबर सिस्टम को देखो संख्या पद्धति बोलते हैं हिंदी वालों के लिए। मैं हिंदी भी बोल दिया करूंगा, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो मैं सबसे पहले बात करूँ कि देखो नंबर सिस्टम का यूज क्या है, नंबर सिस्टम आया कहाँ से। तो जब देखो एंशियंट इंडिया से भी पहले, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से नंबर को यूज करते आ रहे हैं। कैसे? जैसे पहले लोग गांव में कैसे चलता था, बोलते थे कि कपड़े लेने जाते थे तो हाथ से मेजरमेंट किया जाता था। ठीक है, कुछ गिनना होता तो उंगलियों को देखते थे, एक दो तीन ऐसे, चार पाँच। ठीक है, फिर उसके बाद एक दो तीन चार ऐसे गिन लिया। फिर जब ये किया ऐसे, ये वाली साइन, तो इसका मतलब ये क्या दिया गया था, ये इसको पाँच दिया गया नाम। ठीक है, रोमन रोमन जब वर्ड आया था, रोमन संख्या पद्धति आया था, उसमें ऐसे ही था ना, वन एक उंगली, दो तीन चार। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या दिया गया था कि जब आप इस तरह से किया ना, तो इसको फाइव दिया गया था नाम। ठीक है, इसे फाइव काउंट कर देते। और फाइव में इन्होंने बोला कि फाइव के आगे एक लगा दो, फाइव के आगे एक लगा दो, तो मतलब फाइव में से एक माइनस हो जाएगा। फाइव में से एक माइनस हो गया तो इसे हम चार कहते थे। समझ में? फाइव के इधर ये फाइव है, इसके इस तरफ लगा दिया एक, तो इसे एक इसमें ऐड कर दिया, सिक्स कर दिया। ठीक है, इस तरह से दो लगा दिया, सेवन, तीन थ्री लगा दिया, एट। ठीक है, उसके बाद देखो टेन का कैसे हुआ, टेन को बोला कि ये फाइव होता है। ठीक है, ये फाइव होता है, और एक बार और ऐसे उल्टा इसको लगा दो। ठीक है, एक बार और इसे उल्टा लगा दो, तो ये हमारा क्या हो गया, टेन। ठीक, फिर टेन में एक आगे लगा दो, ये 11। तो इस तरह से नंबर का जो स्टार्टिंग हुआ, वो जब पहले जो लोग फिजिकली नहीं मेजरमेंट करते थे, ठीक है, वर्बली यूज करते थे, उसको फिर नंबर सिस्टम पे, मतलब एक यूनिवर्सली जो पूरे वर्ल्ड वाइड में फॉलो हो, फिर उस सिस्टम का हम लोग इन्वेंशन करने की ओर गए। तो इवन हर कंट्री का अपना एक बेस सिस्टम होता था, हर सिस्टम का अपना एक बेस सिस्टम होता था। तो उसमें से सबसे फेमस जो है, सबसे फेमस है, जैसे आप बात करोगे पहले ऑस्ट्रेलिया में 20 सिस्टम, तो अपन पढ़ते हैं ना, एक से लेकर कितने, 9 डिजिट को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। इसी से हमारा सारा नंबर बना है। ठीक है, और इसमें फिर बाद में जीरो इंक्लूड हुआ था। ठीक है, तो इसी हमारा बेस क्या है, हमारा 10 है, और यही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये जो बेस 10 वाला जो नंबर सिस्टम है ना, इसने बहुत कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और बहुत ज़्यादा यूजेज इसका हुआ है नंबर सिस्टम में और अदर कैलकुलेशन में। ठीक है, सो पहले किसी का बेस 60 होता था, किसी का 30 होता था, लेकिन अब वर्ल्ड वाइड क्या फॉलो होता है, बेस 10 नंबर सिस्टम। ओके, सो इसको हम बोलते हैं डिजिट, अंक। ओके, सो ये तो देखो ज़्यादा हम इस पे ब्रीफ डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मैथ पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने के लिए तो बहुत सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पे। हम यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो नंबर सिस्टम का यूज क्या है। तो नंबर सिस्टम का यूज अब मैं कितना डिस्कस करूंगा, आप डेली लाइफ में देखते होंगे अपने घर पर, घरों पे। ठीक है, कि क्या क्या सिस्टम है। यदि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आदि, कि यदि मुझे नंबर सिस्टम का नॉलेज नहीं होता, ठीक है, तो यदि मान लिया पेट्रोल का रेट बढ़ गया, ठीक है, 5 लीटर, 5 रुपीज पर लीटर बढ़ गया, ठीक है, 5 रुपीज पर लीटर बढ़ गया, तो हमें किस तरह से कंजप्शन कम करना है। तो जब तक ये हमें डिमांड और सप्लाई का नॉलेज नहीं होता, नंबर का नॉलेज नहीं होता, तो हम अपने डिमांड और सप्लाई को कैसे एडजस्ट करते। हम कोई सामान लेने जाते हैं, हमें नंबर सिस्टम का नहीं पता होता, तो हम कितने रुपए उसे देते, कैसे पता चलता। तो आप इसे और भी डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे नंबर सिस्टम को। ठीक है, नंबर सिस्टम नहीं होता, हमारा कंप्यूटर नहीं बन पाता। ठीक है, कंप्यूटर पूरे नंबर सिस्टम पे वर्क करता है, बाइनरी सिस्टम, आपने सुना भी होगा, बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है, जिसमें जीरो और वन ही होता है बस। ये मशीन लैंग्वेज इसको बोलते हैं, मशीन सिर्फ जीरो और वन को समझता है। सो नंबर सिस्टम का यूज बहुत ज़्यादा है, आप डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, मैंने एक दो एग्जांपल दिया, और भी इस पे एग्जांपल हो सकता है, जैसे चीनी का रेट बढ़ गया, कंजप्शन कम करना है, रेट बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, अपना कंजप्शन कम कर देते हैं। तो इस तरह से आप नंबर सिस्टम का यूज डेली लाइफ में आप देखेंगे। इवन नंबर सिस्टम हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ है ना,
ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन हुआ है, इतना जो ह्यूमन आज डेवलप्ड दिख रहा है ना, इतने हमने एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके हैं, उसमें नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा ही योगदान है। समझ में आया? आज यदि नहीं होता हमारे पास, तो हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता, इतने सारे डिवाइस नहीं होते। ठीक है, तो नंबर सिस्टम इज अ वास्ट यूज। ठीक है, सो इस पे यदि हम इसकी हिस्ट्री और एप्लीकेशन पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो 1 घंटा का भी लेक्चर बन सकता है। ठीक है, जो कि हम अभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी बच्चों को नंबर सिस्टम हमें पढ़ाना है, नंबर कितने पर, उसका क्लासिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बारे में जब हिस्ट्री और एप्लीकेशन के बारे में और यदि जानना होगा, तो मैं किसी दिन यदि मेरे को टाइम मिला तो मैं इस पर 1 घंटा का वीडियो बनाऊंगा कि कैसे यूज हुआ, कहाँ से हुआ, क्या 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 हुआ। इवन देखो, होता क्या है ना कि जब आप किसी चीज़ का डीप पता होता है ना, जैसे आप डीपली पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड पता होगा, तो फिर आपको क्या है, एक कनेक्शन मिलता है पढ़ाई में कि हाँ इसका ऐसे यूज हो रहा था, अब ऐसे यूज है। तो इस तरह से आपको फिर फील आता है पढ़ने में। तो इसलिए आप जब भी कोई टॉपिक उठाएं तो कोशिश करें कि उसके बारे में आप हिस्ट्री जानें। ठीक है, आपके बुक में एनसीईआरटी में, इवन एनसीईआरटी में एक कॉलम में बनाकर, एक बॉक्स बनाकर हर एक साइंटिस्ट का हिस्ट्री दिया रहता है। ठीक है, आप रियल नंबर के चैप्टर में भी पढ़ोगे, उसमें भी दिया रहेगा। गॉस साइंटिस्ट जो जर्मन साइंटिस्ट है, उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इंडियन के बाद जर्मन जर्मन के लोग ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया मैथमेटिक्स में। ओके, और अरब के लोग। सो अब इसी पे हम अपना हिस्ट्री और एप्लीकेशन खत्म करते हैं, अब आते हैं हम अपना मेन मुद्दा पे। ठीक है, और इस पे कभी हम और सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। ओके, सो अब आता हूँ मैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का मतलब ये कि यदि वो सिस्टम जिसमें कि आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का जो इस लाइन पे आप नंबर ला सकते हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में सबसे फर्स्ट जो था, उसको दो क्लासिफिकेशन किया था। इसको इस तरह से समझो, या तो पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ लो, कॉम्प्लेक्स का दो पार्ट कर दो, या रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पढ़ के उसको एक मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। जैसे मैं आपको बता, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। देखो हिंदी में थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है, मैं हिंदी लिखना भूल गया हूँ बहुत दिनों से, इंग्लिश में ही लिखते आ रहे हैं, बट मैं बोल दूंगा, आप समझ लेना, सम्मिश्र संख्या। सो देखो इसको दो नंबर में क्लासिफाइड किया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो नंबर सिस्टम क्या है, अरे नंबर का क्लासिफिकेशन करना है तो इसका मतलब कोई नंबर क्या होगा, जुड़ा होगा, एक मिक्स्ड फॉर्म में होगा, तभी तो उसको तोड़ोगे ना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे ही पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं दो नंबर होगा, तभी तो इसको तोड़ के इससे टूटा दो। ठीक है, तो हम तोड़ देते हैं कौन कौन से। एक तो होता है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। मतलब ये तो वास्तव में जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, यूज करते हैं, और ये कल्पनाओं में है, ये काल्पनिक है, ये कल्पनाओं में। अब जैसे तुम्हारे तुम्हारे कल्पनाओं में कैटरीना कैफ होगी, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो जस्ट जोक्स अपार्ट, यहाँ ध्यान दो, ये इमेजनरी नंबर, तो काल्पनिक संख्या। सो रियल नंबर, तो रियल नंबर को जब मैं बताऊं तो रियल नंबर आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक लिख दो, ये सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। समझ में? और यही हमारा टॉपिक है, इसी को हम अपने जो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, उसमें हम रियल नंबर में ही स्टार्ट करेंगे। आज तो बस एक ओवरव्यू हम बता रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि नंबर आखिर होता क्या है, क्योंकि नंबर सिस्टम आपको पता होना, देखो नंबर सिस्टम बहुत वास्ट है। आपको यदि ये हम बोल दें कि चलो इतना मैंने बता दिया, इतना ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, नहीं। जितना इंसान नंबर सिस्टम ऐसा सिस्टम है ना कि हर एक मैथमेटिशियन इसमें अपना मत देते हैं। ठीक है, इसमें सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप जितना नंबर सोच सकते हो। इवन देखो, एक मैं आगे बताऊंगा पाई के बारे में, वहां पे देखना। सो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या हमने बोला, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो भी होगा वो रियल नंबर में आएगा। ठीक, तो जब इमेजिनरी नंबर है तो ये तो हमारे सिलेबस में होगा ही नहीं, इसको पढ़ेंगे आप, पढ़ोगे 11th में। ठीक है, ये इसको ऐसे लिखते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप डेफिनेशन तो पता रखो। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, एनी नेगेटिव नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, दैट मीन्स देखो ये इस तरह से आप जैसे -7 लिया, ठीक है, इसका यदि अंडर रूट कर दोगे तो ये एक इमेजनरी नंबर बन जाता है। क्या, ये एक इमेजनरी नंबर बन जाता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -1, ठीक है, और -6, ये सब क्या इमेजनरी नंबर है।
ठीक है। और इसी को हम, इस इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं आयोटा, आई से लिखते हैं आयोटा, ठीक है, इसको इमेजिनरी नंबर आयोटा लिखते हैं। समझ में आया? ओके, इसी मतलब इसी आयोटा को स्क्वायर कर देते हैं ना, तो ये फिर क्या बन जाता है हमारा, इससे जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का 7 आएगा, ठीक है। और जब इस पे स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, और ये यही कहलाता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। अब आते हैं वास्तविक संख्या पे, ठीक है। वास्तविक संख्या को हम तो हमने बता दिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। अब रियल नंबर को भी इस तरह से दो पार्ट में, और हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लिखते हैं ना, ये लिखने का तरीका ऐसे होता है, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। अब देखो ए तो क्या है, ए एक रियल नंबर है, ठीक है, ए एक रियल नंबर है, और बी भी रियल नंबर है, लेकिन इसको आयोटा के साथ लिखा गया है। किसके साथ? आयोटा के साथ। बी भी एक रियल नंबर है, इसको किसके साथ लिखा गया? आयोटा के साथ। तो जब आयोटा के साथ लिख दिया जाता है तो ये बन जाता है इमेजिनरी नंबर। तो आप रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को ही क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक समझ में आए? अब देखो, रियल नंबर को फर्दर दो क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब इसमें भी कुछ राज छुपा हुआ था, तभी तो तोड़ दिया हमने। तो इस राज को तोड़ देते हैं, क्या पता सिमरन मिल जाए। तोड़ दिया, डेसिमल में और इंटीजर में। इंटीजर में समझे? डेसिमल को हम बोलते हैं दशमलव हिंदी वालों के लिए, और इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक। तो आपको क्या डेसिमल, आपको डेसिमल कैसे कैसे आप लिख सकते हो, कैसे कैसे आपको लाइफ में क्या, कौन कौन से इतने दिन में आपने किस टाइप के डेसिमल देखने को मिला होगा? ऐसे दिखा होगा 0.5 देखा होगा आपने, ऐसा भी डेसिमल देखा होगा 0.333333, ऐसा भी देखा होगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देखा होगा 0.1256 इस तरह से भी देखा होगा। समझ में आया? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप डेसिमल को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि देखो क्यों क्यों फर्दर डेसिमल को डिवाइड किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेराइटी मिल रहे हैं। अब वेराइटी मिलेगा तो हम इसको तो अलग अलग तोड़ेंगे ही, ठीक है। तो इसको भी तोड़ देते हैं, चलिए इसको भी तोड़ देते हैं। सो डेसिमल को भी दो पार्ट में तोड़ देते हैं। यहाँ से डेसिमल मैंने दिखा दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डेसिमल। डेसिमल डेसिमल को फर्दर दो पार्ट में तोड़ दें। कौन कौन से पार्ट में तोड़ेंगे हम इसको? एक तो लिखाता है, एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं शांत दशमलव, ये होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और शांत दशमलव, समझ में? टर्मिनेटिंग का मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, जो टूट जाए, बेचारा शांत है, बिल्कुल शांत है। देखो हिंदी में कितना अच्छा वर्ड आता है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, वाह। सो इधर ध्यान दो, शांत दशमलव इसको बोलते हैं, अशांत इसे बोलते हैं। अब टर्मिनेटिंग में भी, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल कैसे देखे होगा आपने? ये देखा होगा 0.15, 0.25, 0.356, इस तरह से आपने एग्जांपल देखा होगा, जिसको कि आप क्या करते हो, इस तरह से ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप ब्रेक करते हो, यहाँ से दशमलव हटाते हो, तो ये फिर इसे आप कैंसल आउट करके 5 से इसे 3/20 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आप क्या करते हो, इसको क्या 0.5 को 1/4 लिखते हो। तो आप इससे क्या कर दिया, ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद, ये दशमलव के बाद क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, ये टर्मिनेट हो गया। तो जो ये टर्मिनेट हो गया, इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आपको कैसा कैसा देखने को मिला होगा, बताइए। देखो नॉन टर्मिनेटिंग में बताता हूँ, 0.3333 इस तरह से आपको मिला होगा। 0.15, यदि 0.15 देखो लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसके आगे 0.0000 ऐसे चिपका दूं, ठीक है, इस तरह से मिला होगा। एक ऐसे मिलेगा जिसका कि कोई रेगुलर पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, इस तरह से 3 7 1 5 6 7 8 9 ऐसे 1 0 ऐसे चलते जा रहा है, मतलब बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न इसका नहीं है। समझ में आया? कुछ एक एग्जांपल आप ऐसे देखोगे 5 6 5 6 5 6 5 6, इस तरह से आप इसको देखते होंगे। कुछ एग्जांपल आपको ऐसे दिखा होगा 7 5 1 7 5 1 7 5 1, समझ? तो ये भी देखो, क्या इसमें भी दो वैरायटी मिल गया ना आपको, इसमें भी क्या मिल गया आपको? वैरायटी मिल गया। तो इसको भी फर्दर क्लासीफाई करना पड़ेगा, इसको भी आपको फर्दर क्लासीफाई करना पड़ेगा। एक तो एक को लिखोगे, एक को हम लिखेंगे रिपीटिंग, रिपीटिंग, ठीक है, और एक को बोलेंगे नॉन नॉन रिपीटिंग, नॉन REPATING, ओके, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया। अब देखो रिपीटिंग में कौन आ रहा है, देखो ये जो रिपीट कर रहा है, मतलब ये 10 पॉइंट के बाद
3 चलते जा रहा है, समझ में? पॉइंट इसके इसमें 0 1 5 के बाद 0 0 चलते जा रहा है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। इसे टर्मिनेट करके कैसे लिखते हैं हम बताओ? 0.33 को टर्मिनेट करके हम कैसे लिखते थे? 0.3 के पावर क्या लिखते हैं? रेकरिंग, इसको बोलते हैं रेकरिंग। एक बार दे देते हैं उसको बोलते हैं। जैसे ये रिपीट हो रहा है, 5 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है, तो इसे टर्मिनेट करके हम लिखेंगे 5 6 पे बार। समझ में आया? 5 6 पे बार। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, ये जो नंबर है ना, ये डेसिमल, ये रिपीट टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है? तो इसे हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। और रिपीटिंग डेसिमल और कुछ नहीं है, क्या है? टर्मिनेटिंग है। समझ में आया? रिपीटिंग डेसिमल और कुछ नहीं है, क्या है? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट है। ये टर्मिनेट हो गया, आगे जाके क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट, इसको हमने इसको तोड़ लिया, इजिली ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे 3 पॉइंट, जैसे मैं बोलूँ 3 पॉइंट, ये 3 इसी को लिया, तो ये इसको जब आप टर्मिनेट करोगे तो क्या लिखोगे बताओ? ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसको कैसे चेंज करते हैं, इसको x मानते हैं, फिर दोनों तरफ 10 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये जब आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप रिवाइज करना। इसे लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 3/9, 3/9 1 पॉइंट है। इस तरह से 5 6 को लिखना होगा तो क्या लिखोगे? 3/9 9। समझ में आया? 2 पे इसमें ये 2 पे रेकरिंग है तो इसलिए 9 9 आएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जो रिपीटिंग है ना, उसे तो टर्मिनेट भी कर सकते हैं और उसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, उसको p/q के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये भी तो है ना, इसको 0.5 को, यदि 0.15 को हम लिखना चाहें तो हमने क्या लिखा? 3/10। तो इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जो अपना रिपीटिंग डेसिमल है। और जो टर्मिनेटिंग है इसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो टर्मिनेटिंग है वही रिपीटिंग है? क्योंकि रिपीटिंग को तो टर्मिनेट कर सकते हैं, तो डेट मीन्स ये दोनों सेम ही है, ठीक है? और ये दोनों सेम है, और इन दोनों नंबर को क्या लिखा जाता है? ये 3 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ की p एक क्या होना चाहिए? p/q के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक क्या बोलते हैं बताओ? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। समझ में आया? तो रेशनल नंबर और कुछ नहीं है, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है उसी को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब रेशनल नंबर कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट? तो ये डेसिमल से ही बन के आया है। जैसे जैसे धीरे धीरे लोग एडवांस होते गए, मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज करते गए, तो इस तरह से इसमें रिसर्च हुआ, और फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को ही क्या बोला हमने? रेशनल नंबर। समझ में आया? मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है? इसलिए हर बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो P और जहाँ की P और Q क्या होता है? P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q यहाँ पे क्या होता है? P एंड Q एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब ये क्या होता है? इसमें बिलोंग करना चाहिए इसे, ये एक इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इंटीजर, ठीक है? तो P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो देखो P और Q इंटीजर नहीं है, 3 एक इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, 99 इंटीजर, 3 इंटीजर है, 10 इंटीजर। तो दैट मीन्स ये तो दोनों क्या कर रहा है? p/q को फॉलो कर रहा है। और जहाँ की Q 0 नहीं होना चाहिए, ये भी तो होता है ना, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 तो अनडिफाइन हो जाता है, मैंने पहले बता रखा है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। समझ में आया? मैंने, और रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। समझ में आया? अब देखो हम आते हैं अपने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग पे। तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है? जैसे ये है, ये क्या है? 0.371567591, एक कोई रिपीटिंग फॉर्म में नहीं है, ठीक है? बिल्कुल अटपटा सा कोई भी नंबर आ जा रहा है, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक? और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसे टर्मिनेट तो कैसे कर सकते हैं आप? इसका कोई तो रूल है ही नहीं टर्मिनेट करने का। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे हम? इर्रेशनल नंबर, ठीक है? इर्रेशनल नंबर। समझ में आया? तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ में आया? तो जो टर्मिनेट भी ना हो और ना वो रिपीट हो रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। तभी तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर को के जो नंबर होते हैं ना, वो बिल्कुल क्या होते हैं? कंटिन्यूस चले जाते हैं, लाखों करोड़ों तक उनका वैल्यू चला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पाई, ठीक है?
पाई क्या है? एक पाई एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है? पाई एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे? पाई का जो वैल्यू होता है ना, देखो पाई का वैल्यू लाखों करोड़ों तक है पॉइंट के बाद, ठीक है। इसे याद करना संभव है नहीं अभी तक 75,000 याद करने का जो पॉइंट के बाद है ना, इसका 3.14, ठीक है, 3.1416 इस तरह से चलता है। तो 3.1416 जो है, इसके ये जो नंबर चलता है ये आगे लाखों तक चलता है, लाखों करोड़ों तक चलता है ये। तो इसके और इसका कोई अनंत, इसका कोई फिक्स नहीं है। जितना याद कर लो आपको अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो आपको 75,000 तक याद किया गया है, ठीक है। उसको मेमोरी का अवार्ड मिलता है। तो आपको भी यदि मेमोरी का अवार्ड लेना है तो आप भी इसका याद करो, आप 80,000 तक याद कर लो इसका वैल्यू, ठीक है। इतनी बड़ी बुक आती है इसकी, इतनी मोटी बुक आती है, एक ग्रंथ आती है इसकी वैल्यू का, सिर्फ इसके वैल्यू का। तो यदि आप याद कर सकते हो तो आप भी मेमोरी का अवार्ड ले सकते हो। आपसे एक नंबर तो याद होता नहीं है, ठीक है। तो आप उसको रहने दो, चलो अपन यहाँ यहीं 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 तक याद करते हैं हम। 4 डिजिट तक ही याद करेंगे, अपने लिए बहुत है, ठीक है। छोड़ो, ज़्यादा दुनिया को नहीं देखना है अपने को, अपने काम से काम की बात करते हैं। तो अब आते हैं, देखो अब यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो गया होगा दिमाग में कि सर पाई का वैल्यू तो हमने ये भी पढ़ा है, 22/7। हाँ, बिल्कुल पढ़े हैं आप, और हम भी पढ़े हैं। 22/7 पाई का वैल्यू हम भी पढ़े हैं। तो सर ये तो इरेशनल नंबर है, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ क्यू जीरो भी नहीं है। तो इसको तो ये तो एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ये तो रेशनल नंबर है। तो मैं यहाँ बता दूँ, जो 22/7 जो है ना पाई का, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। समझ, ये अप्रोक्स वैल्यू है। जब इसको आप डिवाइड करोगे ना, देखना 6 या 7 डिजिट के बाद ये वापस से रिपीट करने लग जाता है, 6 या 7 डिजिट के बाद ये रिपीट करने लग जाता है। इसे आप डिवाइड करके देखना, इसमें 6 या 7 डिजिट के बाद ये रिपीट करने स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये बाई 22/7 फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब इसका करेक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। समझ में आया? इसलिए पाई ध्यान रखना, पाई हमेशा क्या है? रेशनल नंबर है। कोई कुछ बच्चा ये करेगा कि वो देखेगा पाई का वैल्यू तो 22/7, दैट मीन्स ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए, टिक कर देगा। तो ध्यान रखना इसको, ओके। और जैसे रूट थ्री भी एक रेशनल नंबर, रूट टू। तो जैसे रूट थ्री का वैल्यू अपन करें 1.732, इस तरह से चलता है। इसका रूट टू का क्या होता है? 1.4142, इस तरह से आगे की ओर चलता है इसका वैल्यू, ठीक है। सो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को ही क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और जो टर्मिनेट हो जाए और जो रिपीटिंग हो, वही क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। क्योंकि जो रिपीटिंग होगा उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। समझ में? सो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ध्यान रखना। क्या अब फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को? नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसमें कोई वैरायटी नहीं बन रहा, ठीक है। क्योंकि रिपीटिंग को तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया, आपको इसमें वैरायटी नहीं, तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होगा। समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं अपना दूसरे जो क्लासिफिकेशन। ये तो हमने क्या देखा था? डेसिमल को देखा था ना। अब हम इंटीजर पे आते हैं, सो देखो, मैं यहाँ पे एक बार बता दूं, इरेशनल नंबर को तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं, हिंदी वाला ध्यान रखना। और इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। दो नंबर ए एंड बी है, ए और बी है, इसके बीच के रेशनल नंबर पता करना हो, परिमेय संख्या पता करना हो, तो उसका फॉर्मूला इजी, ध्यान रखना, ये बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। ए के प्लस बी डिवाइड बाय के प्लस 1, जहाँ की के क्या है? कोई भी रियल नंबर है। समझ में आया? के का वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? और इसी तरह से ए एंड बी के बीच में इर्रेशनल नंबर क्या कैसे पता करते हैं, ये तो आपको पता होगा, रूट अंडर ए बी कर देते हैं, होगा। ये दो चीज आपको ध्यान रखना। अब हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इंटीजर का। सो इंटीजर को हम क्लासिफाई करते हैं, तो इंटीजर देखो, इंटीजर का फर्दर हम 3 क्लासिफिकेशन करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद 2 और क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे। चलो इस एक ही बार कर देते हैं इसको, 5 में डिवाइड कर देते हैं इसको, इसका 5 वेराइटी मिलता है हमें, ठीक है। फर्स्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और जीरो। जीरो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ये नल है, ठीक है, न्यूट्रल है। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं ऑड और इवन।
ठीक है। वैसे तो पॉजिटिव इंटीजर का ही दो पार्ट होता है, क्योंकि यदि इसको इसको ही फर्दर क्लासिफिकेशन करें ना इसको, तो ये ऑड इवन में बन जाता है, ये भी ऑड इवन में बन जाता है। जैसे -2 बोलूँ तो -2 क्या है, -2 क्या है, एक ऑड इवन नंबर है, ठीक है। -3 बोलूँ तो क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इस तरह से इसके भी हो जाएंगे। जब मैं यदि मैं पॉजिटिव में लूँगा तो 2 और 3 हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर का ही दो क्लासिफिकेशन है, जो कि अब इसको यहाँ पे अलग अलग देखो, उससे अच्छा है कि इंटीजर का ही दो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में आएगा 1 से लेकर जितने भी 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे ना, वो सब किस में आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर में। समझ में आया। नेगेटिव इंटीजर में क्या आएंगे, माइनस इन्फिनिटी से जैसे मैं -इन्फिनिटी से डॉट डॉट -3 -2 सॉरी -1, नहीं अभी तो अपन नेगेटिव इंटीजर लिख रहे हैं ना, हाँ तो कंप्लीट कंटिन्यू लिखो, इसके बाद -1 तक। समझ में आया। -3 -2 -1, ये तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, जैसा कि नाम आप इसमें नाम से ही जानते होंगे आप। अब देखो इसी जो नंबर है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 जो अप टू इन्फिनिटी तक है, क्या इसे ही हम नहीं बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसी इसी को क्या बोलते हैं हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि यही हमारा, ये जो हमारा है ना नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 अप टू द इन्फिनिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। हिंदी वालों के लिए प्राकृतिक संख्या। अब देखो, यदि इसी प्राकृतिक संख्या में यदि मैं इसके परिवार में जीरो शामिल कर दूं, मतलब ये मैं जीरो शामिल कर दूं, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं सेट ऑफ सेट ऑफ होल सेट ऑफ होल नंबर। समझ में। अब देखो एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना, बहुत बच्चे इसको ऐसे बोलते हैं, जीरो क्या, जीरो पूछो जीरो क्या है, जीरो होल नंबर है। जीरो होल नंबर नहीं है, जीरो होल नंबर नहीं है, जीरो इज द सेट ऑफ होल नंबर। अरे जीरो एक परिवार है होल नंबर का। समझ, तो हम इसे डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं कि जीरो होल नंबर है। समझ में आया। इसी तरह से यदि मैं बोलूं कि 1 2 3 क्या है, तो ये बोलेंगे ये एक क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 1 2 3 को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसी तरह से जीरो को हम क्या बोलेंगे, जीरो इज नॉट, यदि सिंगल जीरो पूछा जाए तो सिंगल जीरो तो एक क्या है, एक नल नंबर है। ठीक है, लेकिन जब इस परिवार में इसको शामिल कर देते हैं तो इसे बोलते हैं फैमिली ऑफ होल नंबर। समझ में आया। तो इसे बोलते हैं हम होल नंबर। अब देखो 1 2 3 4 5 जो चल रहा है ना, ये तो नेचुरल नंबर, ये हमें प्रकृति ने दिया है, ये हमें प्रकृति ने दिया है। लेकिन जीरो हमारे मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने इन्वेंशन किया था, इसको खोजा था। ये इवेंट जीरो राम के ज़माने में नहीं था। अब लोगों के सर राम के ज़माने में राम के ज़माने में नहीं, जीरो नहीं था, तो फिर रावण को 10 सर कैसे थे, 10 मुंडी कैसे थे उनका। तो रावण के 10 सर ऐसे थे। ठीक है, 10। समझ में आया। हाँ, चलो छोड़ो जोक सपाट। इधर देखो अब सो आपने यहाँ पे देखा कि इस जीरो को, ये जो जीरो है ना, ये जीरो, इस जीरो को यदि इसके फैमिली में शामिल कर दें पॉजिटिव इंटीजर में, तो ये हमें क्या देता है, सेट ऑफ द होल नंबर। अब आते हैं हम ऑड नंबर पे। ऑड नंबर क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन बताओ, ऑड नंबर का क्या होता है। ऑड नंबर इज अ विच नंबर विच इज डिविजिबल बाय द टू, विच इज सॉरी ऑड नंबर बोल रहा हूँ, इवन नंबर, सॉरी इवन नंबर क्या होता है, विच इज डिविजिबल बाय डिवाइड बाय टू। समझ में आया? इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर होगा जो इवन होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2n के फॉर्म में होगा। समझ में आया। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर का डेफिनेशन है विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू, विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू, ये ध्यान रखना है, नॉट डिविजिबल बाय द, नॉट डिवाइड बाय टू। दैट मीन्स इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 2n प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। जो भी ऑड नंबर होगा वो 2n प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब बात तो यहाँ तक खत्म हो गया। तो सर इवन नंबर का एग्जांपल बताओ, तो इवन नंबर का एग्जांपल क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 -2, ठीक है, -2। अब आगे बताओ। अब विवाद खड़ा हो जाता है यहाँ पे, जो यहाँ पे टेंशन बन जाता है मैथमेटिशियन के बीच में, वो बन जाता है जीरो के फॉर्म में। अब जीरो पे विवाद है वैसे तो देखा जाए तो, बट इसे अभी तक जो थ्योरेटिकली प्रूफ किया गया है, जीरो को इवन नंबर प्रूफ किया गया है। जीरो क्या है, एक इवन इंटीजर है। जीरो एक इवन इंटीजर है। तो उसे हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे इसको यहाँ पे, कि आखिर जीरो कैसे इवन नंबर है। तो इसी के बारे में बता रहा हूँ कि
क्या यदि जीरो नहीं होता इवन नंबर, तो आप जानते हो कि जो भी ऑड हो या इवन हो, ये हर कितने गैप के बीच में आता है? हर 2 के गैप के बीच में आता है। जैसे ये 2 है, तो अगला इवन नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। अगला क्या होगा? 6 होगा, अगला 8 होगा। तो हर 2 के गैप में आ रहा ना, मतलब इनके बीच का गैप कितना है? 2 है। तो इवन नंबर के बीच का गैप कितना होता है? 2 होता है। इसी तरह से ऑड की बात करूँ, तो ऑड में 3 होता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है। ठीक, यदि माइनस में बात करें हम, तो माइनस में -6 लेंगे, एक इवन नंबर है। -4 लेंगे, क्या है? इवन नंबर है। -2 लेंगे तो एक इवन नंबर है। सब देखो 2-2 के बीच में गैप में है। ठीक, इसमें +2 करो तो -4 दे देगा, इसमें +2 करो -2 दे देगा। तो इसी तरह से सब क्या होता है, वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, हर इवन नंबर और ऑड नंबर 2 के बीच के गैप में आता है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे जीरो यहाँ से यदि हटा दूं, तो क्या -2 के बाद क्या लिखूं? -2 के बाद तो फिर डायरेक्ट 2 लिखूंगा ना। -2 के बाद तो फिर डायरेक्ट 2 लिखूंगा, यदि जीरो इवन नंबर नहीं होगा तो क्या -2 के बाद डायरेक्ट 2 लिखेंगे तो गैप कितने का आ गया बताओ? -2 के बाद गैप कितने का आ गया? ये तो 4 का गैप आ गया। ये तो 4 का गैप आ गया, क्योंकि -2 में +4 करोगे तभी तो रिजल्ट 2 आएगा ना। ठीक है, तो गैप कितने का आ गया? 4 का आ गया। दैट मीन्स ये तो गलत है। ये तो यहाँ पे हमारा इवन नंबर का जो सीरीज है वो तो फॉलो ही नहीं हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे जीरो आना जरूरी है, फिर आएगा 2। ठीक है, फिर आएगा 4, इस तरह से चलेगा। तो अब देखो -2 में 2 ऐड करो, -2 मिलेगा, फिर -2 में फिर +2 ऐड करो तो 0 मिलेगा, फिर 2 में 0 में फिर 2 ऐड करो तो 2 मिलेगा। समझ में आया? तो दैट मीन्स जीरो एक क्या है? इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक तरह से तो हम समझ लिए, एक तरह से और इसको समझेंगे। इसी तरह से यदि मैं ऑड का लिखूं, तो ऑड क्या क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी। ठीक है, -इन्फिनिटी, -3, -1 एंड 1 एंड 3, इस तरह से चलेगा इन्फिनिटी तक। समझ में आया? आपको क्लियर तो दिख रहा है ना? देखो इसमें भी 2-2 गैप है। -3 में +2 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? -1। और -1 में +2 करो तो 1 देगा रिजल्ट। ठीक है, और फिर 1 में 2 ऐड करो तो 3 आएगा। तो इस तरह से 2-2 का गैप चल रहा है। तो ऑड में तो ठीक चल रहा है, ऑड में तो हमारा कोई जीरो का रोल नहीं आया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। दैट मीन्स ये यहीं पे आया, जिसमें एक तरह से तो हमने प्रूव कर लिया इसको कि जीरो क्या है? एक इवन नंबर है। अब दूसरी तरह से इसको सोचते हैं, दूसरे तरीके से सोचो इसको। सो दूसरे तरीके से इसे हम ऐसे समझते हैं, बाय द डेफिनेशन। अब आपको डेफिनेशन क्या हमने बताया कि इवन नंबर का बताया कि जो 2 से डिविजल हो जाए, और ऑड नंबर जो 2 से डिविजल नहीं हो। तो कुछ लोग बोलेंगे सर जीरो, मैंने आपको बोला कि जीरो 2 से डिविजल होता है, इसलिए इवन नंबर है। समझ में? तो फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो 3 से भी होता है, ये तो 4 से भी होता है, ये तो 5 से भी होता है। अरे तो मैंने कहाँ बोला ऑड नंबर का डेफिनेशन पढ़ो, ऑड नंबर क्या होता है। मैंने कहाँ बोला कि जो जो 3 से डिविजल होगा वो ऑड होगा? ये तो नहीं बोला ना। मैंने तो ये बोला कि जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो मैं तो यही बोला हूँ कि जो 2 से क्या हो? डिविजिबल नहीं हो, उसे हम ऑड नंबर बोलेंगे। लेकिन जीरो तो 2 से क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है, इसलिए क्या होगा? ये तो इवन नंबर होगा। समझ में आया? बाय द डेफिनेशन से भी हम प्रूव करें, लॉजिकली सोचो कि इवन नंबर तो जो 2 से डिविजिबल हो जाता है, सम संख्या इसे हम बोलते हैं, हिंदी में इसे सम संख्या, ये विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या का तो हमने डेफिनेशन जो 2 से डिविजिबल हो जाए, तो जीरो तो 2 से डिविजिबल हो जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये जीरो तो 3 से भी हो जाएगा, जीरो तो 5 से भी हो जाएगा, तो क्या इसे ऑड नंबर बोलें? जो 3 से डिविजिबल हो जाए उसे ऑड नंबर बोलते हैं क्या? अरे नहीं, हमने तो ये देखा है कि वैसे तो आप यदि देखो तो 6 भी तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 6 तो ऑड नंबर है। 6 तो 3 से ऑड डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मैं बोलूँ 5 है तो 5 20 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये तो डिविजिबल होके फिर ये आपको 4 रिजल्ट देता है, तो ये तो एक इवन नंबर बता रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ऑड नंबर का जो डेफिनेशन है उसको आप दिमाग में पहले क्लियर करो। कुछ बच्चे यही सोचते हैं कि जो 2 से डिविजिबल मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो 3 से होगा या 5 से होगा या 7 से होगा, उसको ऑड नंबर बोल देंगे। नहीं, हमने यहाँ देखो एग्जांपल दिया ना कि 6 तो 3 से डिविजिबल है, तो ऑड नंबर तो है। समझ में आया? तो इसी तरह से सिर्फ ऑड नंबर का सिंपल डेफिनेशन ये याद रखना कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसे हम बोलेंगे ऑड नंबर। लेकिन जीरो तो 2 से डिविजिबल हो गया, तो इस तरह से बाय द डेफिनेशन भी हम इसे क्या बोलेंगे? बाय द डेफिनेशन हम इसे इवन नंबर बोलेंगे। अरे समझ में आया? क्लियर? ओके, क्लियर हो गया। अब देखो हम इसे एक मैथमेटिकली और प्रूव करते हैं। थोड़ा सा लंबा सेशन जा रहा है, लेकिन थोड़ा जो बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लेकर इसको देखेंगे उन्हें मज़ा आएगा। ठीक है, अब देखो आपको अर्थमेटिक में आपने ये बेसिक में बच्चों में पढ़ा भी होगा कि जब एक दो इवन नंबर को ऐड करो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? इवन प्लस इवन क्या मिलता है आपको? इवन मिलता है। क्या मिलता है? इवन। ठीक है, इस तरह से आपने ये भी देखा होगा ऑड प्लस ऑड को करते हैं तो क्या मिलता है आपको? इवन। ये तो आप सोच भी सकते हो अपने माइंड में, कोई नंबर लो और सोचो। इवन प्लस ऑड करोगे तो आपको क्या मिलता है? ऑड।
समझ में आया? जैसे 2 + 2 करूँ तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा और इवन मिलेगा। यदि मैं 3 + 3 करता हूँ तो इवन मिल जाएगा, 6 मिलेगा। लेकिन यदि 2 + 3 करता हूँ तो 5 मिलेगा, तो ऑड मिलेगा। तो ये अब देखो मैं पहले उल्टा लेकर चलता हूँ कि मान लेते हैं 0 एक ऑड नंबर रहा होगा। 0 एक क्या रहा होगा? ऑड नंबर रहा होगा। समझ में आया? 0 को मान लेते हैं क्या रहा होगा? ऑड रहा होगा। अब 0 यदि ऑड रहा होगा तो अब इसमें एक-एक करके पुट करना स्टार्ट करो। करो, देखो माइनस, यदि मैं देखो -2 क्या होता है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2 क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक है। +2 क्या है? एक इवन नंबर है। और इवन नंबर ये भी -2 है, इवन नंबर +2 भी है। इन दोनों को यदि ऐड करो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? 0 मिलता है। आपको रिजल्ट मिलता क्या है? 0 मिलता है। और 0 को हमने तो ऑड माना है, जबकि आना तो चाहिए इवन। जबकि आना क्या चाहिए था हमें? इवन। लेकिन 0 तो हमने ऑड माना है, तो दैट मीन्स ये रूल को फॉलो नहीं किया। समझ में आया? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो यहाँ मानते हैं ऑड, यदि हमने 0 को ऑड माना है तो यहाँ पे 0 पुट करता हूँ मैं, 0 पुट करता हूँ और कोई एक ऑड नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो ये क्या देगा? रिजल्ट 3 देगा, जबकि आना चाहिए था क्या? इवन। आ रहा है 3, तो ये भी आपका रूल गलत कर दिया इसने, ठीक है। अब हम इवन लेते हैं, कोई इवन नंबर लो, जैसे 4 ले लिया, ठीक है, प्लस 0 ले लिया। ऑड नंबर हमने 0 लिया है ना, तो 0 ले लिया। ये क्या देगा? रिजल्ट 4 देगा, जबकि आना तो ऑड चाहिए था। तो डेट मीन्स ये भी गलत है, ये भी रूल को इसने फॉलो नहीं किया। तो डेट मीन्स हम यहाँ से कन्फर्म हो गए कि 0 को क्या करना पड़ेगा? एक इवन नंबर ही लेकर चलना पड़ेगा। अब देखो 0 को एक इवन मान लो, 0 को एक बार इवन मान लो। अब देखो सारा रूल फॉलो होगा। यदि मैं -2 + 2 करता हूँ, 2 इवन नंबर, ये -2 इवन है, +2 इवन है, दोनों को ऐड किया तो 0 मिलेगा। एक इवन नंबर मिलना चाहिए, हाँ मिल गया इवन नंबर, 0 एक इवन नंबर है। हमने 0 जैसे ऑड लिया हमने, ठीक है, ऑड हमने लिया, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, ऑड प्लस ऑड, 3 + 3 करता हूँ तो कितना आएगा? 6 मिलेगा। अरे समझ में आ गया? ठीक है। जैसे यहाँ पे अब मैं 0 को इवन माना हूँ, तो 0 0 प्लस ऑड की जगह पे मैं 3 पुट करता हूँ, तो ये क्या रिजल्ट देगा? 3 देगा। तो ये आप देखो तीनों रूल को फॉलो कर रहा है। जब हमने 0 को इवन माना तो ये क्या है? ये तीनों रूल को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो कि 0 इज अ इवन इंटीजर नंबर, इवन इंटीजर इंटीजर नंबर। अरे समझ में आया? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 एक, हमने ये आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नंबर सिस्टम में बताऊंगा कि 0 इवन इंटीजर नंबर है, 0 एक इवन इंटीजर नंबर है, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ठीक है। देखो ये सेशन थोड़ा सा और मैं अभी इसमें और भी चीज़ें डिस्कस करना है, थोड़ा लंबा सेशन होगा। लेकिन आप यदि ढंग से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, तो आपको थोड़ा टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा समझाने के लिए। इंटीजर, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर? ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, क्या लिखना मेरा गलत होगा या सही गलत है या सही है? बताओ। ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर मतलब सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है हिंदी वालों के लिए। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, क्या ये लिखना सही है? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर क्या पढ़ा है? इंटीजर का मतलब ये -2 2 4, ये सब क्या है? एक इंटीजर है। ये सब क्या है? एक इंटीजर है। तो क्या मैं, यदि मैं 4 लेता हूँ, तो 4 को क्या मैं इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता? 1, क्या दिक्कत है इसमें? ये p/q के जहाँ q क्या होना चाहिए था? 0 नहीं होना चाहिए था, तो 0 नहीं है, 0 q क्या है? 1 है। तो डेट मीन्स कि जितने भी इंटीजर है ना, वो क्या है? रेशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर हैं वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये चीज़ ध्यान रखना। समझ में आया? जितने भी इंटीजर है वो एक क्या है? रेशनल नंबर है। नाउ सो एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ ताकि आपको आगे काम आएगा। ऑड इंटू ऑड हमेशा क्या होता है? ऑड होता है, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट माइंड में कोई नंबर सोच के देखना, आप इसको प्रूव भी कर लेना, ठीक है। ऑड इंटू इवन क्या होता है? ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन क्या होता है? इवन होता है। मतलब दो विषम संख्या का मल्टीपल क्या होता है? एक विषम संख्या होता है। और एक विषम संख्या और एक सम संख्या का मल्टीपल एक सम संख्या होता है। और इवन इंटू इवन, सम संख्या का इंटू सम संख्या क्या होता है? हमेशा सम संख्या होता है। समझ? ये ध्यान रखना। अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं अपने पॉजिटिव इंटीजर पे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर बोलो या उसे आप नेचुरल नंबर बोल दो, क्योंकि अभी हमने देखा था ना पॉजिटिव नंबर का ही को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव नंबर को फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, POSITIV, पॉजिटिव नंबर को, आपको नहीं दिख रहा है, ओके सॉरी। पॉजिटिव नंबर को फर्दर क्लासीफाई किया। पॉजिटिव नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। इसमें भी बहुत सारे दो इसमें और छुपे हुए हैं, दो इसमें और राज है। इस राज को ढूंढ के लाते हैं। देखो, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है
कंपोजिट नंबर और एक होता है वन। वन को देखेंगे कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, ठीक है। सो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है बताओ? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। सो देखो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है द नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होना चाहिए, ना तो दो से ज्यादा ना तो दो से कम। समझ में आया? सो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बताओ? 2, 3, 5, 7, इस तरह से क्या होगा? ये एक प्राइम नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होगा? द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर। समझ में? जिस संख्या के पास दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब दो से ज्यादा मतलब मिनिमम 3 तो होना चाहिए तभी कंपोजिट होगा वो। समझ में आया? मिनिमम 3 फैक्टर उसका होना चाहिए तभी वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 4, 6, 8, ये सब नंबर, ठीक है। तो 4 का देखो, 4 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, 3 हो गया ना। 6 का क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो 3 कम से कम तो होना ही चाहिए तभी उसे हम कंपोजिट बोलेंगे, ठीक है। अब 1 पे आता हूँ तो वन इज अ नाइदर नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 क्या है? नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। अब क्यों इससे देखो 1 प्राइम का डेफिनेशन पढ़ो। क्या है प्राइम? के बोलता है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होना चाहिए, और वो फैक्टर कौन कौन होता है? एक तो 1 और एक इटसेल्फ, ठीक है, जो खुद नंबर है वो, ठीक है। अब देखो 1 का तो बोले कुछ तो बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 1 का फैक्टर है ही और ये खुद से भी करता है तो इसे तो होना चाहिए। अरे भैया तो मैंने क्या बोला कि मान लेता हूँ आपका बात कि ये 1 इसके पास तो खुद है, ये 1 से तो खुद करता ही है, ठीक है, और 1 एक खुद का भी एक फैक्टर है। समझ में आया? तो ये 1 से भी 1 तो इसका एक फैक्टर है ही और 1 से ये डिविजिबल भी है, तो दो फैक्टर होना चाहिए। लेकिन आपको तो ये क्या डेफिनेशन में क्या बोला है? मिनिमम 2 फैक्टर होना चाहिए, ओनली एंड ओनली, मिनिमम सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, मतलब केवल दो फैक्टर ही होना चाहिए। अब ये दोनों फैक्टर तो सेम हो गया तो दैट मीन्स ये तो एक ही फैक्टर है, ठीक है। तो इसे हम प्राइम नहीं बोलेंगे, इसे हम प्राइम नहीं बोलेंगे। अब आते हैं कंपोजिट क्यों नहीं है भाई? तो कंपोजिट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको क्या बोला है? नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर। तो ये कहाँ से मोर देन टू फैक्टर? तो है ही नहीं इसमें, तो ये तो कंपोजिट भी नहीं हुआ। तो 1 इज ए नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ध्यान रखना। सो यदि आपको इसे प्राइम नंबर का फॉर्मेट पूछा जाए कि प्राइम नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। ध्यान रखना 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। और इसका कैलकुलेशन के लिए कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। इसका कोई कैलकुलेशन का डायरेक्ट ट्रिक नहीं कि आपको यदि 1 से 200 तक आपको पूछा जाए कि कितने प्राइम नंबर होते हैं तो आप इसे फिजिकली ही काउंट करना पड़ेगा। तो आप इसे ध्यान रखना कि 1 से 50 तक, 1 टू 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं? 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। आप इसे काउंट भी कर सकते हो। और 50 से 100 तक होते हैं 10, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 1 टू 100 तक कितना हो जाएगा? ये 1 टू 100 तक ये हो जाएगा 25, ठीक है, प्राइम नंबर। सो अब इसमें से यदि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊं तो ये यदि आपको एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाएगा कि वो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर जो कि प्राइम नंबर भी है और वो एक इवन नंबर भी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिख रहा है ना, 2 इज द स्मॉलेस्ट, 2 इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इवन प्राइम प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप कहीं भी इन्फिनिटी तक चले जाओ, अनंत तक चले जाओ, आपको नहीं मिलने वाला है कि वो प्राइम भी हो और इवन भी हो, ठीक है। सो ये तो आपको ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब मैं आता हूँ कंपोजिट पे। तो कंपोजिट में यदि आपको पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन इवन कंपोजिट नंबर कौन होगा, तो 4 होगा। सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन होगा? 4 होगा, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4 होगा, इवन भी है और इवन कंपोजिट नंबर,
ठीक है। या आपको ऐसे पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट बताओ तो भी 4 होगा, क्योंकि 4 से पहले कोई ऐसा संख्या नहीं जिसका एटलीस्ट 3 फैक्टर हो। ठीक है। और इसमें से एक इंटरेस्टिंग चीज कि यदि आपको पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताओ। ठीक है, तो देखो 4, ठीक है, 5 तो है नहीं, 5 तो प्राइम नंबर है, 6, 7 नहीं है, 8 नहीं, 8 तो अपना कंपोजिट है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो 9 हमारा एक स्मॉलेस्ट 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 क्या है, ऑड कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, समझे। तो हमने 3 चीज आपको बताया, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4, और स्मॉलेस्ट इवन ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। इससे पहले आपको कंपोजिट नंबर नहीं मिलेगा, मतलब ऑड कंपोजिट नहीं मिलेगा, कहने का मतलब। अब हम क्या बात करते हैं, एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा ऊपर, 3, 2 से स्टार्ट करते हैं ना, 2 3, मैं प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, 2 3 7, उसके बाद क्या आता है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 23। इस तरह से आप प्राइम नंबर लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने लिख। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये बनता है, एक बीच में छूट गया, सॉरी, ये 5 छूट गया यहाँ पे, ये 5 यहाँ पे छूट गया, 3 5 7। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं आपकी, 3 5 7 जो है ना, 3 5 7 इज अ ओनली 3 कंजुगेटिव ऑड प्राइम नंबर, ओनली 3 कंजुगेटिव ऑड प्राइम नंबर है। मतलब आपको अब आगे जितनी भी आप प्राइम नंबर लिखोगे ना, उसमें आपको ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है कि वो कंजुगेटिव भी हो और ऑड प्राइम नंबर भी हो। अब देखो 3 क्या है, ऑड है, 5 क्या ऑड है, 7 क्या है ऑड है, 3 5 7, और दोनों क्या कंजुगेटिव है। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, इनके बीच का जो गैप होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, तो इनके बीच का गैप 2 है, इनके बीच का गैप 2 है, समझ में। तो इसका मतलब ये कंजुगेटिव है। तो ये इस पर बहुत ज़्यादा सवाल बनता भी है, पूछा भी जाता है, ध्यान रखना कि 3 5 7 इज अ 3 कंजुगेटिव ऑड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी है, ऑड भी है, कंजुगेटिव भी है, तो यहाँ से लिख लो। ठीक है, 3 कंजुगेटिव, 3 कंजुगेटिव ऑड ऑड प्राइम प्राइम नंबर, समझ में। 3 कंजुगेटिव ऑड प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिलेगा, 3 5 7 लगातार। इसके बाद आप कहीं भी देख लो, जैसे हमने ये लिया 11 13 4, इसके बीच में 2 गैप है, लेकिन इसके बीच में 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो ये 4 हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट जब करोगे तो क्या मिलेगा, 29 मिलेगा आपको। तो आपको फिर ये कंजुगेटिव नहीं मिलने वाला है, समझ में आया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, हम एक 2 टॉपिक और बचा है, एक वो होता है को प्राइम, एक होता है को प्राइम नंबर, और एक होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम, ठीक है, और एक रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, समझ में। तो को प्राइम नंबर मतलब देखो मैं पहले रिलेटिवली बता देता हूँ। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, सेट ऑफ 2 नंबर हैविंग HCF 1, मतलब सेट ऑफ 2 नंबर हैविंग 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 HCF 1। मतलब आपको यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं किया, कोई स्पेसिफिक नंबर आपको मेंशन नहीं किया गया है कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, या प्राइम होना चाहिए, आपको ये नहीं बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ को बोला गया है कि कोई दो नंबर होना चाहिए जिसका HCF 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में ले लूँ कि 1 और 3, समझ में, 1 और 3 ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया 25, ये मैंने ले लिया 9 और 33, ठीक है, मैंने ले लिया 16 और 33। तो ये सेट वो 2 नंबर का सेट है जिसका HCF हमेशा 1 आएगा। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं, इन दोनों के बीच में, सॉरी यहाँ पे एक कॉमन है, सॉरी, इनके बीच में तो 3 कॉमन आ जाएगा ना, ये 35 कर दो इसको। ठीक है, इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, समझ में। तो नंबर वो वैसा नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन नहीं हो और HCF उसका 1 हो, तो वो कहलाता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब देखो को प्राइम में इसमें और इसमें कन्फ्यूजन खा जाते हैं, क्योंकि को प्राइम का भी आपने डेफिनेशन सुना होगा कि सेट ऑफ वो नंबर जिनका HCF क्या 1 हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। अब देखो जब 2 प्राइम नंबर लगो तो को प्राइम वो होता है जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर,
अब 2 प्राइम नंबर होगा तो उनका एचसीएफ तो ऑटोमेटिक 1 होना ही है। जैसे मैं लेता हूँ 5 और 7, ठीक है, तो 5 7 में कोई बीच में कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर का तो कोई फैक्टर ही नहीं होता है, सिर्फ और उसके 1 और उसके अलावा छोड़ के, तो कॉमन कहाँ से आएगा? तो हम ये बोलेंगे, यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये कोई भी नंबर था, ठीक है, यहाँ पे कोई एनी जनरल नंबर था जिनका 2 नंबर का सेट जिनका एचसीएफ 1 होना था, इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। लेकिन को प्राइम क्या होता है? सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर का 2 सेट होना चाहिए। एचसीएफ तो 1 होगा ही, समझ में आया? ओके, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एवरी एवरी को प्राइम एवरी को प्राइम एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। क्यों भाई, क्यों ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि आपको यही तो बोला है ना कि कोई जनरल नंबर का 2 सेट लो, उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो उसको हम रिलेटिवली प्राइम बोलेंगे। तो अरे भाई, तो 5 और 7 भी तो कोई नंबर भी तो है ना, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन है तो ये एक जनरल नंबर ही ना, ठीक है, तो ये जनरल नंबर है, तो ये इसका एचसीएफ तो 1 आना ही आना है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है तो एचसीएफ 1 होगा ही, तो इसका मतलब ये रिलेटिवली प्राइम। तो जो इसका मतलब जो को प्राइम है ना, जो को प्राइम होगा वो रिलेटिवली प्राइम भी होगा, ये ध्यान रखना। और जो रिलेटिवली प्राइम है तो वो को प्राइम नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो को प्राइम है वो रिलेटिवली प्राइम होगा। समझ में आया? देखो, अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताया, ट्विन प्राइम। बस इसके बाद में नंबर सिस्टम खत्म, आपको एकदम बिल्कुल अब कहीं भी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप बस इतना पढ़ लो, इनफ है, मैंने हर चीज इसमें कवर कर दिया है। अब आपको कहीं से भी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस आप इस पे अब क्वेश्चन आपको करने का जरूरत है। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, सॉरी, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? तो ये तो बिल्कुल इजी का, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, वो 2 प्राइम नंबर का सेट लो जिनका डिफरेंस 2 हो। जैसे मैं बोलूँ 5 और 7, 5 7, 7 और 9, ये सब क्या है? ये ट्विन प्राइम हो गया, ठीक है, ये छोटा सा आपको हो गया। सो इसी नोट के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। मैंने आज पूरी नंबर सिस्टम डिस्कस कर दिया है। जाते जाते मैं एक आपको एक अच्छी बात सुना के जाता हूँ। मिटा दे हसरतों को आपकी, मिटा दे हसरतों को आपकी, कोई चाहत बाकी ना रहे, ऐसा दीदार करा दो, ऐसा दीदार करा दो आंखों को कि देखने की और कुछ बाकी ना रहे। तो इस तरह से पढ़ाई करो एक बार में कि आपको जो चाहत है ना वो एक बार में मिल जाए, और आंखों को इस तरह से दीदार करा दो कि आपको बार बार देखने का जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। एक बार देखो कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर उस पर क्वेश्चन करो। सिर्फ बार बार थ्योरी पढ़ने का इतना टाइम नहीं देना चाहिए, थ्योरी मत पढ़ो, क्वेश्चन करो डायरेक्ट। समझ में आया? सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द डायनेमिक एजुकेशन। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।